This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another special episode on spoken English. Sir, I want to speak in English. मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, फर्स्ट 2 3 4 वीक्स जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हारे अंग्रेजी बोलने में काम नहीं आती है, वो तुम्हारे से तुम्हारी दोस्ती करवा देती। यू विल हैव अ फ्रेंडशिप विद दिस लैंग्वेज। अगर इस लैंग्वेज का मिजाज आपको समझ आ गया तो फिर आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि जिन लोगों से मिजाज मिलता है उनसे बातें करने में अच्छा लगता है, उन उस चीज को सीखना अच्छा लगता है। So I just want you to understand how this language actually works. We usually have four things. Usually we have three: subject, verb and object. हमें स्कूल लाइफ से बचपन से ये पढ़ाते हुए आए। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें होती हैं, हमारा सेंटेंस बन जाता है। सर ने आज आपके सेशन में एक चीज का और एडिशन कर दिया है, और वो क्या है? एडवर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, इन चार चीजों से हम सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सर हसीब टीचर्स अस एवरी डे। अच्छा, इसको हम यू भी लिख सकते हैं, SVO और A। हम चार चीजों से अगर सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें जो एडवर्ब है उसकी प्लेस को आप आगे पीछे कर सकते हैं। If you change the place of an adverb, it does not change the meaning of a sentence. सर हसीब टीचर्स अस एवरीडे, आप एवरीडे को शुरू में ले आइए, कोई परेशानी की बात नहीं है। एवरीडे सर हसीब टीचर्स अस, आप एवरीडे को सब्जेक्ट्स के बाद वर्ब से पहले ले आइए। सर हसीब एवरीडे टीचर्स अस। इसी तरह से जब हम बात करते हैं, कोई और एडवर्ब उठा लें, समटाइम्स, यूजुअली, यस्टरडे, हर एडवर्ब के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। बस दो एडवर्ब्स ऐसे हैं जो कहते हैं भाई हमें अपनी जगह पर रहने दीजिए, जैसे नेवर और ऑलवेज। नेवर और ऑलवेज को आप सेंटेंस के शुरू में और सेंटेंस के आखिर में जो है वो लिखेंगे तो अजीब सा लगेगा। देखिए, ही नेवर बाय सेल फोन, अब मैं इसको आखिर में लिखता हूं, ही बाय सेल फोन नेवर, अजीब सा लग रहा है। ठीक है, क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? मेरा आपसे एक सवाल है, आपके पास राइट्स आ गए माइक्स के। इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब? हम क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बना सकते हैं बेटा? सोचें। यस। टाइम एक्सप्रेशंस को अगर हम निकाल दें, भाई यस्टरडे, यूजुअली, समटाइम्स ना इस्तेमाल करें, स्किप करके देखें। हाँ सर, ये तो हम बचपन से यही तो पढ़ते हैं, एडवर्ब के बगैर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हर सेंटेंस में एडवर्ब का होना जरूरी नहीं होता। हम सिर्फ इस तरह से भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। सर हसीब टीचर्स अस, वी अंडरस्टैंड योर लेक्चर। कोई वो स्टूडेंट हैंड रेज कर लें जो क्लास में एक्टिवली मौजूद हैं और हमारी बात का जवाब दे सकते हैं, ताकि हम उनसे सवाल कर लें। Yes, Irza, can you give me a few examples of this SVO जिसमें तीन वर्ड्स आ जाएं? मैंने कुछ आपके लिए लिखी हुई एग्जाम्पल्स, इसी को फॉलो करते हुए अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकें, लिख सकते हैं? यस सर। प्लीज गो अहेड। Ali goes to school. Ali, Goes to school. Ali goes to school. Sadia, can you? Subject plus She cooked pasta. she cooks pasta. Majid, can you? Yes, yes, sir. Mm, He playing well cricket. He plays cricket. He plays Yes. cricket.
It. सायरा, समिया, She trained quarter. शी, शी। मेरे पास इतने बड़े स्पीकर लगे फिर भी आप लोग इतना हल्के बोलते हैं कि हमारे पास आवाज नहीं आती। यस नासिर। I eat biryani. आई ईट, खाने पीने की बातें ना करें भाई, भूख लग रही है। आई ईट बिरयानी, वेरी गुड। अच्छा, अगर आपको एक एक्सरसाइज दे दी जाए और उसमें सिर्फ 3 वर्ड्स हो, देखो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बात कर रहा हूँ, अगर मैं उन 3 वर्ड्स को आगे पीछे कर दूं, सिर्फ मैं सब्जेक्ट लिख दूं, वर्ब लिख दूं और ऑब्जेक्ट लिख दूं और मैं उसको आगे पीछे कर दूं, तो क्या आप उसको रीअरेंज कर लेंगे? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है? Yes. चलिए अभी देखते हैं भाई। Yes, sir. सर ये तो Yes, sir. मतलब अगर मैंने क्रिकेट शुरू में लिख दिया, सोनिया को आखिर में लिख दिया और बीच में प्लेस लिख दिया, क्रिकेट प्लेस सोनिया, तो आप कर लेंगे उसको सही? हाँ सही, इतनी अंग्रेजी Yes, sir. इतनी जी आ सर। For sure. अच्छा, इससे ना सर। आपको अंदाजा होगा कि मुझे कितना आता है। देखो मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ ना, ये तुम लोगों को ऑलरेडी आती है, बस मैं तुम्हारी वो जो तारे उलझी हुई है ना, उनको सुलझा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मिजाज को क्लियर कर रहा हूँ कि देखो लैंग्वेज तुम्हारी सेट हो जाएगी। तो आज एक एक्सरसाइज तुम्हारे पास आएगी, अभी मैं तुम्हारे सामने भी रखूंगा वो एक्सरसाइज इंशाल्लाह। वो उसमें 3 वर्ड्स होंगे, फिर मैं चौथा वर्ड भी ऐड करूंगा, चौथा वर्ड कौन सा होगा उसमें? एडवर्ब। सही है? जैसे मैंने यू लिखा, सोनिया प्लेस टुमारो क्रिकेट, तो अब टुमारो प्लेस और क्रिकेट के बीच में टुमारो नहीं आ सकता ना, या एवरीडे नहीं आ सकता, तो सोनिया प्लेज एवरीडे क्रिकेट ये हो सकता है? सोनिया प्लेज एवरीडे नहीं सर, No. की जगह या No, तो sir. आखिर में ले जाइए या शुरू में ले आइए या फिर प्लेस से पहले लिखिए। याद रहेंगी ये बातें मेरी, भूलेंगे तो नहीं? इसी के ऊपर टेस्ट भी क्रिएट करूंगा, ठीक है ना? चले, यही राइट। मैं कोशिश करता हूँ मैं हर सेशन में कुछ नया कंटेंट मेरा वही रहता है मेरी, लेकिन बात टीचिंग मेथोडोलॉजी डिफरेंट हो जाती है और फिर उसी के ऊपर मेरा टेस्ट मैं डिजाइन करता हूँ। अच्छा, ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट? देखें, बन गया। No, sir. अरे देखिए ना, स्क्रीन पे तो देखिए, बन गया, बना दिया सर ने। She talks, she taught, she teaches, I understand, birds fly, she knows. It is possible to create a sentence without an object. हमने एडवर्ब को ड्रॉप कर दिया, हमने वर्ब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, अब हम किसको ड्रॉप करने जा रहे हैं? अब किसको ड्रॉप करेंगे, सब वर्ब को या सब्जेक्ट को? Subject. सब्जेक्ट को। वर्ब को ड्रॉप कर सकते हैं कभी? वर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? इज इट No, पॉसिबल? sir. पक्की बात है? फाइन। जी Yes, सर। sir. वर्ब के बगैर तो सर पॉसिबल ही नहीं है, सब्जेक्ट के बगैर पॉसिबल है। जी जी सर, फिर बना दिया आपने, देखे ना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। बजाहिर ऐसा लग रहा है कि भाई वर्ब के बगैर और सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बन सकता है, और सही भी लग रहा है, इसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही है। कॉल सारा नाउ, किल हर राइट नाउ, ओपन द डोर नाउ, डोंट कॉल हिम टू नाइट, उसे आज मत बुलाओ, आज रात उसे मत बुलाओ भाई, बहुत खाता है, खाना स्टार्ट हो जाएगा। ओपन द डोर नाउ, अभी के अभी दरवाजा खोलो। ओपन वर्ब द डोर नाउ, नाउ इज एन एडवर्ब। आगे चलते हैं, ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है। जब हम आगे चलते हैं तो फिर गौर से देखिए सारे सेंटेंसेस, जी जी सर नजर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हेल्प मी, कॉल हर, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, हम सब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं, हमारी जबान पर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि भाई हम सेंटेंस बना सकते हैं सब्जेक्ट के बगैर, तो फिर गोरा नाराज हो सकता है। गौर से देखें, एक सेंटेंस में सिटी स्कैन हुआ हुआ है, कॉल सारा, आपको हाँ जबान पे नहीं आ रहा मेरे, कॉल सारा, लेकिन देखो तुम्हारी आंखें देख सकती हैं, दिख रहा है?
इल्म की रोशनी तुम्हारे दिमाग में जा रही है, तुम्हें दिखना शुरू हो गया है कि नहीं सब्जेक्ट तो है लेकिन जबान पर नहीं आ रहा। कॉल सारा। It is possible to create a sentence without a subject, but in reality a subject is there. We can never make a sentence without a subject. हम सब्जेक्ट के बगैर कभी जुमला नहीं बना सकते। सब्जेक्ट हमेशा होता है, बस इंपेरेटिव सेंटेंस में छुप जाता है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन ही आपने अधूरी पढ़ी है, सुने गौर से। इन imperative sentence we don't use subject, और ब्रैकेट में आगे लिख रहा हूं you. In imperative sentence we don't use subject, ब्रैकेट में लिखा you, because it is obvious, because it is definite. जो चीज ऑब्वियस है, जो चीज डेफिनेट है, भाई मैं बात कर रहा हूं माजिद से, मैंने कहा माजिद कम हियर, मैं माजिद का नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं ये क्यों कहूंगा यू कम हियर? भाई इसी से तो मुखातिब हूं, मैं कहा माजिद कम हियर। जी सर। मैं कहा कॉल सारा। अब यही तो जाएगा ना सारा को बुलाने, मैं कॉल सारा। वाई सर? जाओ बुलाता हूं, अभी बताता हूं। कॉल सारा, लिसन टू मी। जिससे मैं मुखातिब हूं, मैं उससे बात कर रहा हूं, मुझे यू लगाने की जरूरत नहीं है। नाम लगा सकता हूं, देखो अली स्विच ऑफ द लाइट, लेकिन कॉमा लगाना मत भूलिएगा। अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो फिर आपको आपका जुमला गलत हो सकता है, या फिर आपको एस और यस लगाना पड़ेगा। देखो अगला सेंटेंस, अली कम्स ऑन टाइम, सिर्फ मैंने कॉमा हटाया तो आगे एस लग गया और जुमले का मतलब ही बदल गया। क्या मतलब हो गया? अली कम्स ऑन टाइम। अली कम्स ऑन टाइम मतलब क्या है? अली कम्स ऑन पर आता है। टाइम, अली वक्त पर आता है। अली वक्त पर आता है। लेकिन अगर मैंने अली के बाद कॉमा लगाया और उसमें से एस हटा दिया, जुमले का मतलब ही बदल गया। अली कम ऑन टाइम। टाइम। जी सर, जी सर, सॉरी सर। अली कम ऑन टाइम, वक्त पर आया कर भाई, तेरे अब्बा का ऑफिस नहीं है। सॉरी सर। अली कम ऑन टाइम। आई बात समझ में? सारा लिसन टू मी। हाथ छोड़ो मेरा। सारा लिसन टू मी, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट अस, व्हाट आर यू डूइंग? सारा लिसन टू मी। सारा लिसन टू मी। सारा मेरी बात सुनो भाई। लेकिन अगला सेंटेंस की मीनिंग क्या है? सारा मुझे मेरी सुनती है, बात मेरी बात सुनती सुनती आप मुझे सुनती, ख्वाहिश है कहाँ सुनती? शी नेवर लिसन्स टू मी। सारा लिसन्स टू मी। लेकिन अब देखें, एक अब बच्चे सवाल करते हैं तो उस पे हम अपने नोट्स में कुछ चीजें ऐड कर देते हैं। सर एक एस की क्या हैसियत है? अब आपको एस की अहमियत का अंदाजा हो रहा है? सारा लिसन टू मी, सारा लिसन्स टू मी, तो मतलब ही बदल जाता है। हम यू का इस्तेमाल इंपेरेटिव सेंटेंस में नहीं करते, लेकिन अगर गुस्सा आ जाए तो देखें, आप लोग की टोन ही बदल जाती है। तुम चुप रहो, तुम चुप हो जाओ। क्या हो गया? तुम लोग क्यों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो भाई? घर वाली जबान। क्यों भाई? क्या तुम चुप हो जाओ, तुम दफा हो जाओ कमरे से बाहर। ये गुस्सा आ रहा है। गुस्से में इंसान की जबान से यू निकलता है, मान लो मेरी बात। निकलता है नहीं निकलता? तुम चुप हो जाओ, यू शट अप, यू शट अप, यू गेट लॉस्ट, यू गेट आउट फ्रॉम हियर। गुस्सा आ गया भाई, गुस्से में यू आता है। अच्छा याद करें, तुम तो बोलो ही मत। कैसे बोलोगे? तुम तो बोलो ही मत, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। तुम तो बोलो ही मत, कैसे बोलेंगे? यस, यू जस्ट डोंट टॉक। डोंट से उठाएंगे ना। यू जस्ट डोंट टॉक, आपने अच्छा जुमला बनाया। यू जस्ट डोंट टॉक, ये पाकिस्तानी इंग्लिश है, फॉर्मेशन गलत। जुमला उठेगा डोंट यू से। डोंट यू से अ सिंगल वर्ड, डोंट यू स्पीक, डोंट यू से एनीथिंग, आई विल किल यू। तुम तो कुछ कहना भी मत। डोंट यू, तुम तो खड़े मत हो ना। स्कूल की मिसें याद करें, आपके बचपन के जुमले। स्कूल की मिसें क्या कहती हैं? बातें मत करो तुम, यू डोंट टॉक, ये जुमला था। यू डोंट टॉक,
You don't shout. जुमला यही था भाई, याद करें, स्कूल में ये जुमले चलते थे। You don't talk, you don't shout, you don't make a noise, you don't go outside. ये इंग्लिश चलती है पाकिस्तान के अंदर। सारे जुमले गलत। सही जुमला बताइए। You don't stand up. कैसे बोलेंगे आज के बाद? फॉर्मेशन को सही। Don't you stand. Don't you stand up. Don't you stand up. आप तो खड़े मत हो। ये जुमला सुना है? तुम तो जुर्रत भी नहीं करना, तुम तो। Don't you dare. ये तो सुना होगा। Don't you dare. थोड़ा कॉमन सेंटेंस है। Don't you dare to touch me again. I'll kill you. I'll cut your hands. हाथ काट दूंगी तुम्हारे। Don't you poke your nose in my affairs. तुम अपने मेरे मामला में तुम तो टांग ही मत अड़ाना। Don't you poke your nose in my affairs. ससुराल वाले आ गए, अभी गुस्से में थे आप एकदम, ससुराल वालों आए, टोनी बदल जाइए। अरे आप लीजिए ना भाई, कबाब लीजिए, आप लीजिए, कबाब जायका पसंद आएगा तो रिश्ता पक्का होगा। अरे आप लीजिए, बैठे। अरे बेटा आप तो ले, आप तो आपने तो कुछ लिया ही नहीं, शर्मा रहे आप ले बेटा। जी अंकल मैं लेता हूँ। अरे अरे मैडम आप ही ले। जी जी मैं लेती हूँ। आप, अरे बेटा आप आओ, आप क्यों खड़े, बेटा आप बैठे, यहाँ बैठे आप। ये क्या हो रहा है भाई? रिश्ता पक्का कराने की कोशिश हो रहा है, और आपने यू का इस्तेमाल अब जो किया है वो परसुएड के लिए किया है। यू जस्ट सिट हियर। सर अच्छा बात तो सुन ले, याद करें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, असाइनमेंट की डेट निकल गई, अगले दिन आप आ रही हैं, बहन की शादी थी, अब असाइनमेंट लेट हो गया, अब प्रोफेसर के पीछे जा रही है। सर बात तो सुन ले सर, सर प्लीज सर, यू जस्ट लिसन टू मी सर, सर यू जस्ट, बस बेटा डेट निकल गई है, बस आप 0 मिलेगा आपको। सर प्लीज सर, यू जस्ट लिसन टू मी सर, प्लीज सर। आजकल का बच्चा सही चल रहा है। सर आप असाइनमेंट ले रहे नहीं ले रहे? नहीं ले रहे, बस अब अगले दिन से उस टीचर की सोशल मीडिया पे मेम्स बनना शुरू हो जाएगी। देख ले सर, सोच ले, फिर सोशल मीडिया पे क्या होगा। अच्छा बेटा लाओ तुम लोग, डोंट यू गो, आप मत जाए, आप मत जाइए बेटा, जाना है मुझे। अरे आप मत जाइए, डोंट यू गो। आप आमादा कर रहे, रुक जाए, एक दिन और रुक जाए, क्या हो जाएगा, कल छुट्टी तो है। बच्चे भी कितना कह रहे हैं, है भाई? क्या एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं भाई? सोचा है कभी आपने एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स आ जाए? Yes, sir. ऐसी बातें कहाँ सोचते हैं सर आप? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, है भाई? एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल आ सकते हैं। अगर एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो उनके आने की वजह क्या है, और उन ऑब्जेक्ट्स का नाम क्या है? उन ऑब्जेक्ट्स के आने की कोई वजह नहीं है, रिक्वायरमेंट बनती है, जुमला ऐसा बनता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन 2 हो जाते हैं तो हम 2 ऑब्जेक्ट्स ले आते हैं। नाम उनका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बहुत बुनियादी बात है आपकी। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद समथिंग है, और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो उससे मुराद समबडी है। समथिंग अगर आप शुरू में लिखेंगे तो आपको टू और फॉर लगाना पड़ेगा। आप समबडी को पहले ले आइए तो आपको टू और फॉर से आपकी बचत हो जाएगी। ये फॉर्मूला बहुत ही बुनियादी फॉर्मूला है, इसको याद कर लें, इसको याद कर ले। समथिंग टू समबडी और समथिंग फॉर समबडी। समथिंग शुरू में आएगा तो टू और फॉर लगाना पड़ेगा। अब टू कब आएगा, फॉर कब आएगा, ये भी एक सवाल है, इसका भी जवाब आज के सेशन में देंगे आपको। अगर आप समबडी पहले ले आइए तो प्रेपोजिशन की टेंशन खत्म, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर समथिंग और समबडी दोनों ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है तो देखो बेटा, ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जिस पर आप काम करते हैं, जो आपके काम को रिसीव करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप लोग कौन है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, तो आई टीच समबडी। बताओ समबडी ऑब्जेक्ट हो सकता है? हो सकता है, आई टीच समबडी, आई टीच समबडी। अच्छा आई टीच समबडी, क्या समथिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है? मैं ये कह सकता हूं आई टीच समथिंग, ये पॉसिबल है? आई टीच समथिंग। इकरा, हसन, मदिया, मुदस्सर, अदीला, No, sir. इज इट पॉसिबल आई टीच समथिंग?
अरे यूट्यूब का लेक्चर नहीं सुन रहे तुम, जूम पे लाइव चल रहा है सेशन, Yes. ऐसे सुन रहे हैं जैसे यूट्यूब का रिकॉर्डेड लेक्चर देख। चल चले 12। आई टीच समबडी और आई टीच समथिंग। समबडी भी हो सकता है और समथिंग भी हो सकता है। आई टीच सारा, आई टीच इंग्लिश। आई वॉन्ट समबडी भी हो सकता है, आई वॉन्ट समथिंग भी हो सकता है। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट बिरयानी। आई लाइक समबडी भी हो सकता है, आई लाइक समथिंग भी हो सकता है। अच्छा, आई सॉ समबडी होगा या समथिंग होगा? Somebody भी आ सकता है सर, समथिंग भी आ सकता है। दोनों आ सकते हैं। आई सॉ सारा, आई सॉ आई स्नेक। ठीक है ना, समझ आ रही है ना बात, कि somebody और समथिंग Yes. दोनों आ सकते हैं ऑब्जेक्ट में। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है, हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ लगाना पड़ जाते हैं, कि वो हालात देखिए आपके सामने पैदा हो रहे हैं। आई आस्क अ क्वेश्चन, मैं सवाल करता हूं, और आई आस्क अली, मैं अली से पूछता हूं। मैं अली से सवाल करता हूं, मैं अली से पूछता हूं। अब दो दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ आ गए, रिसीवर ऑफ एन एक्शन अली, अ क्वेश्चन ये भी रिसीवर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए, आई आस्क अ क्वेश्चन, अगर समथिंग पहले आएगा तो आपको टू लगाना पड़ेगा। आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली। आप somebody को पहले ले आइए, आप टू उड़ा देंगे। आई आस्क अली अ क्वेश्चन, आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली, आई आस्क अली अ क्वेश्चन। आ रही है बात समझ? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक नई बात आ गई है। Yes, sir. आज से पहले हम टू वाली बातें करते थे, आज सर ने बगैर टू वाला समझाया। आई आस्क अली अ क्वेश्चन। आप ये अगले दो सेंटेंसेस में, कॉमन सेंटेंस आपकी जिंदगी में कौन सा है मुदस्सिर? कॉमन सेंटेंस कौन सा है आपकी जिंदगी में? I asked I asked a question to Ali. आई आस्क अ Yes, क्वेश्चन। sir. हम टू को कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। आई Yes, गिव sir. सादिया अ लेक्चर, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया। इसमें से कॉमन कौन सा है? आई गिव अ लेक्चर I टू। gave lecture to Sadi. आज के बाद याद रखिए, सादिया को पहले ले आइए। आई गिव सादिया अ लेक्चर, ये भी सही है। आई गिव सादिया अ लेक्चर। Both formations are absolutely correct because you are using two different objects, direct object and indirect object. जब indirect object पहले आता है तो टू अपने आप खत्म हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होती preposition की। Okay, sir. तो जो समझदार लोग होते हैं वो preposition की गलती से बचने के लिए पहले किसको लगा देते हैं? somebody को। क्योंकि कभी टू लग रहा है, कभी फॉर जी, लग रहा है, तो इस गलती से बचने के लिए क्या करते हैं? somebody पहले लगा दीजिए, something बाद में लिख दे, तो आपकी preposition की मिस्टेक भी नहीं होगी। आई टीच अली, आई टीच इंग्लिश, इन दोनों सेंटेंसेस को सादिया मर्ज करें। आई टीच अली और आई टीच इंग्लिश। अगर ऐसी एक एक्सरसाइज क्रिएट कर दूं कि मैं आपको एक दफा, जैसे यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और नीचे में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और फिर मैं आपसे कहूं कि नाउ क्रिएट, कंबाइन दीज टू सेंटेंसेस, कर लेंगे? कोई परेशानी तो नहीं Yes, sir. होगी? बताइएगा। I teach English to Ali. आई टीच इंग्लिश टू, और दूसरा ऑप्शन क्या होगा? I teach Ali English. आई टीच, आई टीच अली इंग्लिश। देखिए दोनों हो गए, आई टीच इंग्लिश टू अली, आई टीच अली इंग्लिश। हम कोशिश करते हैं आपको अभी के अभी ऐसे कुछ सेंटेंसेस दे दें। Hmm. 5 4 3 2 1, coming on your screen. अच्छा, ये लीजिए। अच्छा, अब देखिए मैंने लिखा है आई गेव सारा अ बुक।
आई गेव सारा अ बुक। इसको बदल सकते हैं इसकी शक्ल को, मैं चाह रहा हूं इसमें टू लगा दिया जाए। आई गेव सारा अ बुक। यस, I gave a book to Sarah. I gave a book to Sarah. I showed Ahmed the presentation. Nasir. I showed a presentation to Ahmed. Very good. Yes, Adila. I told John the story. Ikra. Yes, sir. I told John the story. I taught Johan to story. I taught story to Johan. I told the story to John. अगला कौन बनाएगा? To Johan. इर्जा। अगला आप बनाइए। I bought Mary a gift. सोच समझ के। है कोई ज़हीन बच्चा? Yes, sir. Yes. बनाइए। I bought a gift for Mary. एक्सेलेंट। अब टू नहीं आएगा। अब देखो ये हमें, अब ये सर हमें कैसे पता चलेगा फॉर आएगा? देखो एक तो ये काबिलियत है, इन्होंने खुद ही बता दिया फॉर फॉर लगेगा सर। तो आई बॉट अ गिफ्ट, अब टू नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा? फॉर मैरी। तो अभी मैं आपसे एक लिस्ट शेयर करूंगा जिसमें हम जहां जहां टू लगता है, जहां जहां फॉर लगता है, तो वो फिर आप याद करना होगा आपको। आई सेंड माई फ्रेंड अ पोस्ट कार्ड। यस हिना, I sent my friend a postcard. इसके वर्ड ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज कर सकती है, पोस्ट कार्ड पहले आ जाए, माय फ्रेंड बाद में चला जाए। यस, नाम लिया जाए आपका तो फौरन अपना माइक पे टैप किया करें, आपका माइक ऑन हो जाता है। I sent my friend a postcard. Yes, सादिया। हसन, I sent my friend a postcard. सफदर, यस, बी क्विक बेटा, बी क्विक, क्लास में एक्टिव रहा करें। आई सेंट माई फ्रेंड अ पोस्ट कार्ड। आई सेंट अ पोस्ट कार्ड टू माई Yes, फ्रेंड। sir. आई सेंट अ पोस्ट कार्ड टू माई फ्रेंड। I I sent a post to my friend. Yes. आई रोट अली अ लेटर। आई रोट अली अ लेटर, बहुत कॉमन है ये तो। आई रोट अ लेटर टू अली। ठीक है ना बेटा, बात समझ आ गई है? अच्छा, अब सर एक बात और बता दें, जब आपने इतनी सारी बातें बता दी है, कभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लगता है, कभी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट लगते हैं, इस चीज के पीछे क्या कहानी है? ये बात भी अच्छी है। इस बात के पीछे जो कहानी है बहुत आसान सी है, तमाम स्टूडेंट्स तवज्जो से सुनिएगा। अगर आपके सेंटेंस के अंदर अगर आपके सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है या दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, इसकी सारी जिम्मेदारी वर्ब लेता है, और उस वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट और टू ऑब्जेक्ट। सर हमें कैसे पता चलेगा इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा या दो ऑब्जेक्ट आएंगे? बेटा कुछ चीजें अंग्रेजी में याद करने की होती है, तो हम इन बातों को याद करते हैं कि इस वर्ब के बाद जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट आता है, इस वर्ब के बाद डबल ऑब्जेक्ट आता है। सर ये तो बहुत मुश्किल बात है। असल में ये ऐसी बात भी नहीं है कि आप इसको बैठ के रटा लगाएं। जब आप लैंग्वेज को यूज करते हैं तो आपको खुद ही समझ आ जाता है कि इसके बाद दो वर्ब ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, इसके बाद एक ही ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर सर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आए तो फिर हम उसको कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। बताइए सबसे ज्यादा तादाद किसकी है, ट्रांजिटिव की या इनट्रांजिटिव की? कौन से वर्ब्स की तादाद ज्यादा है? बताइए। Transitive.
ट्रांजिटिव वर्ब्स की तादाद ज्यादा है, पक्की बात है? जी सर। जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप इन ट्रांजिटिव वर्ब्स याद करें। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। अच्छा, जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया और वो किसी सेंटेंस का हिस्सा बन गए, तो बताओ क्या उसका पैसिव बनेगा? बनेगा उसका पैसिव? No, sir. नहीं नहीं बनेगा, सर। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो भाई पैसिव कहाँ बनेगा, पहले ही काम फेल हो गया। तो जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स के सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव नहीं बनता। पैसिव नॉट पॉसिबल विद इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये बिल्कुल बुनियादी बात मैंने आपको बताई है, लेकिन जब आप जाकर कभी पैसिव पढ़ेंगे मेरे साथ तो मैं यही बात आपको रेफरेंस के तौर पे दूंगा, तो आप कहेंगे ये तो सर ने हमें दूसरी क्लास में बात बता दी थी ट्रांजिटिव वर्ब्स के हवाले से। तो अब आप इन ट्रांजिटिव वर्ब्स की एक लिस्ट भी इंशाल्लाह मैं आपसे आज की जब एक्सरसाइजेस शेयर करूंगा उसमें शेयर कर दूंगा मैं आपसे एक लिस्ट इन ट्रांजिटिव वर्ब्स की। कोशिश करूंगा कुछ सेंटेंसेस भी क्रिएट करके दे दूं ताकि आप उसको समझ सके, अच्छा हाँ दिस इज एन इन ट्रांजिटिव वर्ब और सर ने ये जुमला लिखा है। ओके, अच्छा अब ऐसा मुमकिन है, जरा आइए पहले जरा देख लें। 3 सेंटेंसेस आपके लिए लिखे हैं आसान आसान। आई गो टू स्कूल एवरी डे। आज से पहले कोई आपसे ये सवाल पूछता है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बता देते मान लो मेरी बात, है ना? आज से पहले कोई सवाल ये पूछता आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो एवरी डे तो आज मैंने बता दिया क्या है भाई, एवरी डे क्या है? ये तो बात तुम्हें आज सबसे पहले आज के एडवर्ब। 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 माशाल्लाह समझदार हो गए आप। आई अब तुम इसके अंदर तुम इसको ऑब्जेक्ट अगर तुम्हें आइडेंटिफाई कर लिया तो तुम बहुत बड़ा काम हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूं, अपने पास कहीं टॉप पर लिखना चाहो तो लिख लो। जितने भी वर्ब ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, जैसे गो है, कम है, अराइव है, रीच है, मूव है, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, फ्लाई है, और वॉक है, जॉग है, रन है, वर्ब ऑफ मूवमेंट्स कहलाते हैं। वो सारे इंट्रांजिटिव ही होते हैं। ठीक है, आई गो टू स्कूल, अब इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, स्कूल को फिर क्या है सर, स्कूल कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो बट इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसकी निशानी क्या है कि देखो वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आ रहा है, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आ जाए, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ जाए, वर्ब के बाद एडवर्ब आ जाए, समझ जाओ वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कभी कोई वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है, कभी इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। जैसे जैसे द डोर ओपन्स, दरवाजा खुलता है। तो मैं कोशिश करूंगा इसकी आपको और भी कुछ एग्जांपल्स लिख कर दूं ताकि आपके जहन में और आपका क्लियर हो जाए, और इसकी लिस्ट भी दे दूंगा वर्ब्स विच आर ट्रांजिटिव एंड विच आर इनट्रांजिटिव। ऐसे वर्ब्स जो ट्रांजिटिव भी बन सकते हैं और इनट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। ऐसे वर्ब्स की लिस्ट भी तकरीबन 40-50 वर्ब्स ऐसे मिल जाएंगे हमें। ठीक है, अच्छा, और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद 2 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। तो वो भी, उसकी भी लिस्ट अवेलेबल होती है, लेकिन मैंने कहा वो तो बहुत सारे हैं। हाँ एक लिस्ट अलबत्ता मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आज के सेशन में, वो आपको याद करना है, वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। ये लीजिए 5 4 3 2 1 0, ये आ गई आपके पास। ये पीडीएफ आपके पास होगी लाजमी तौर पे। इस पीडीएफ के अंदर जब आप जाते हैं तो इसी के अंदर मैंने एक और पीडीएफ आपके लिए चिस्पा कर दी थी, है, चिपका दी थी। ये लीजिए, वर्ब दैट टेक डबल ऑब्जेक्ट। ये मुझे अच्छी पीडीएफ मिली तो मैंने आप लोगों के लिए इसके अंदर चिपका दी, और इसके अंदर आपको वो लिस्ट मिल जाती है जो वर्ब्स अपने बाद टू लेते हैं। ये देखिएगा, अब देखिए ये आपके पास, मैं चाह रहा हूं कि इसमें से टू हटा दें, इसमें से सादिया टू हटा दीजिए, पहले सेंटेंस में से टू को हटा दीजिए। कर सकते हैं ऐसा?
They awarded gold medal to top 10 schools. ये तो लिखा हुआ है, इसमें से टू हटाना है। Top 10 नहीं, दे अवॉर्डेड से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट और वर्ब ने कुछ नहीं किया, उनको तो लिखा रहने देना, हम तो सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे ना इधर से उधर। सब्जेक्ट और वर्ब तो अपनी जगह पर रहेंगे, उनको मत छेड़ें, नाराज हो जाएंगे वरना हम भी नाराज हो जाएंगे। यस सायरा। They awarded top 10 schools a gold medal. वेरी गुड, सुलझ गए आपके तार। दे अवॉर्डेड टॉप 10 स्कूल्स अ गोल्ड मेडल। कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई बहुत मुश्किल बात मैंने बता दी? बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हमारी लैंग्वेज का, और इससे हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बेहतर होते हैं, वर्ड ऑर्डर बेहतर होता है। आज एक एक्सरसाइज आपके लिए क्रिएट की है जंबल वर्ड्स के ऊपर। पहले मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं, आई ईट एन एप्पल। अच्छा देखो, जब मैं 3 वर्ड्स लिख रहा हूं ना, तो मसला ये आ रहा है कि उसमें जो ना आर्टिकल भी आता है, जैसे आई ईट एन एप्पल, तो मैं एन को तो हटा नहीं सकता ना, उसको मैं वर्ड कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं। तो वो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, उसमें बीच में आर्टिकल आएगा, बीच में प्रपोजिशन आएगा, बीच में हो सकता है अगर सेंटेंस मैंने बहुत बड़ा कर दिया तो कंजंक्शन भी आ जाए। तो वो आपको जरा सोच समझ के लगाने होंगे कि इसको कहाँ लगाएं। ठीक है, यस नेक्स्ट। दे ऑफर्ड अ मैनेजमेंट जॉब टू मी। दे ऑफर्ड अ मैनेजमेंट जॉब टू मी। एनीवन? टू हटाना है। They They offered me offered they offered me a they offered me a management job. वेरी गुड, they offered me a management job. Yes, Hassan, I sent some money to you. I sent some money to you. I sent you some money. I sent you some money. Sam brought some flowers to you, Saira. Sam brought some flowers to you. Adila. माइक पे टैप करते हैं तो माइक ऑन होता है। माजिद। Sam brought you some flowers. Very good. Sam brought you some flowers. Can you please pass the salt to me, Irza? Can you please pass the salt to me? Can you Can you? can you please pass me the salt? Very good. Can you please pass me the salt? ये ज्यादा आसान लग रहा है मुझे। Can you please pass me the salt? Can you please? Yes, Samia. My brother fed fish to our cat. Ikra. My brother fed cat fish. My brother fed our cat fish. ठीक है ना? Fish. चलो। Our cat. Our cat a fish। अगर एक मछली है तो आ फिश कर ले, ठीक है ना? चले, क्योंकि फिश की प्लॉरल भी फिश ही होती है, और फिश की प्लॉरल फिश होती है बशर्त ये कि एक जैसी मछलियां हो। अगर आपने फिश की प्लॉरल फिशेस कर दी तो बताओ उसका मतलब क्या होगा? मैं बताऊं सर? बता दे, पूछ के रहिए, बता दे। डिफरेंट स्पीशीज होंगी उसके अंदर फिश की। आपने शार्क भी देखी, आपने वेल्स भी देखी, आपने मुश्का भी देखी है, पापलेट भी देख ली। तो आई सॉ फिशेस इन द पॉन्ड, इसका मतलब मुख्तलिफ मछलियां देखी, रंग बिरंगी। हाँ, एक ही फिश आपने देखी तो, और वो बहुत सारी थी, तो फिर आप कहेंगे आई सॉ फिश देयर, राइट? तो फिर आप फिशेस नहीं कहेंगे। माय ब्रदर, जैसे एक और मुझे याद आ रहा है इसी से रिलेटेड, पर्सन की जमा क्या होती है? पर्सन, पर्सन की जमा, पर्सन, PER, पर्सन कहते हैं ना, पर्सन की जमा।
प्लूरल ऑफ। People, कभी आपने कुछ कूपन्स देखे, कभी आपको कोई गिफ्ट वाउचर्स मिले हो या कोई ऐसा कूपन मिला हो जिसके ऊपर लिखा होता है 2 persons, लिखा है 2 persons, ये फॉर्मल है। जब आप पर्सन के साथ एस लगा देते हैं 2 persons। अच्छा, पर्सन की जो है वो लोग, बहुत सारे लोग पीपल, लेकिन अगर पीपल के साथ भी मैंने एस लगा दिया तो बताओ उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि डिफरेंट नेशंस के हैं माशा, लोग। है ना, सही ने आप भाई, छा गई आप। आज का वाटर कूलर आपको दिया, जबरदस्त। मुख्तलिफ कौमों के लोग, पीपल्स, पीपल्स, ये काबिलियत होती है। देखिए काबिलियत है, हम मानते हैं आप सब माशाल्लाह काबिल लोग हैं, बस थोड़ा सा हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है जिसकी वजह से हम लोग अंग्रेजी बोल नहीं पाते। एनवायरनमेंट अब आपको मिल गई है, स्पेंड टाइम एज मच एज पॉसिबल, राइट। आई फाउंड अ पेन फॉर यू, आई फाउंड अ पेन फॉर यू, इसमें से मैं चाह रहा हूं फॉर गायब हो जाए। I found you a pen. I found you a pen. Can you get a gift card for me? Can you get a gift card for me? इसमें से for को गायब। Can you get me a gift Can you card? get me? Can you get me a gift Gift. card? यहाँ तक बात समझ आ गई? Got it? कोई ऐसी बात जो आज के सेशन में आपको क्लियर ना हुई हो? समराइज कर दूं आज के सेशन को। ये पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, नहीं है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मैं सेंड कर दूंगा। आप इन वर्ब्स को एक दिन में याद नहीं होंगे बेटा, याद रखिएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम वक्त के साथ साथ पढ़ते रहते हैं, चीजों को रिवाइज करते रहते हैं और फिर वो चीजें हमारे जहन में बैठ जाती हैं। ठीक है, हमने आज की बात शुरू करी थी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब से। हमको कम से कम कितनी चीजें चाहिए? 4 चीजें चाहिए होती है। 4 चीजों से हम अपना सेंटेंस क्रिएट कर लेते हैं। जो 4 चीजें होती हैं वो कौन सी हैं? एस, वी, ओ और ए। अगर मैं आपसे कहूं, एक्सरसाइज दे दूं कि एक ऐसा सेंटेंस लिखें जिसमें एस हो, वी हो और हो, या मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे दूं कि बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें एडवर्ब क्या है, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे? कोशिश कर लेंगे? कल हो सकता है, कल Yes. असाइनमेंट, क्योंकि आप लोगों के Yes, पास sir. मेरी मुलाकात आपसे अगले हफ्ते होगी, क्योंकि मैं आपके साथ 2 सेशंस में होता हूँ, मंडे एंड ट्यूसडे। लेकिन मेरी जितनी बातें हैं इन बातों को आप रिवाइज कीजिएगा और जो मेरे असाइनमेंट्स आपको मिले उस पर काम कीजिएगा। तो आप जितना कुछ पढ़ेंगे वो आपके जहन में बैठ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि जो कुछ इस वक्त आप पढ़ रहे हैं इससे आपका मिजाज जुड़ जाएगा लैंग्वेज से, और अगर मिजाज जुड़ गया आप कहेंगे नाउ इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। लेकिन एक चीज होती है ना, समझ ही नहीं आ रही है, सर ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ, इंटर किया हुआ, ये बातें आपको समझ आनी चाहिए। नहीं आ रही तो बेटा चाय बना के पी लो मैट्रिक के सर्टिफिकेट की, ठीक है ना। ये मैट्रिक का बच्चा ये चीजें समझ जाता है। अब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडवर्ब के बगैर हम सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। हमने सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से सेंटेंस क्रिएट कर दिया। हम ऑब्जेक्ट के बगैर भी जुमला बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और हम सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बना सकते। हाँ, सब्जेक्ट के बगैर अगर जुमला बनता है तो बजाहिर बन तो जाता है, लेकिन हकीकत में वहां पर सब्जेक्ट होता है। और ऐसा कहां पर होता है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब सर ने हमें अच्छे से ये बात समझा दी है कि सब्जेक्ट होता जरूर है। जैसे कॉल सारा जुमला बोल रहे हैं, सब्जेक्ट जबान पर नहीं आ रहा, लेकिन सब्जेक्ट यहां पर मौजूद है। इन इंपेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज हिडन, इट इज ऑब्वियस, राइट। अच्छा, उसके बाद और आगे चलते हैं तो हमारे पास फिर 2 ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे अभी आपके सामने है, आई राइट अ लेटर टू सारा एवरी मंथ। आप सारा को पहले भी ला सकते हैं।
I write Sarah a letter every month. I send a letter to Sarah every month. Sarah को पहले ले आइए. I send Sarah a letter every month. She sends me a rose every day. She sent a rose to me every day. It is possible to create a sentence with double objects. और फिर सर इसके इन डबल ऑब्जेक्ट्स का हमने नाम पढ़ा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की है जिससे आप याद कर सकते हैं कहाँ टू लगता है और कहाँ फॉर लगता है. उसको कोशिश कीजिएगा 2, 3, 4, 5, 6 मरतबा रीड आउट करें ताकि वो चीज आपके जहन में बैठे. नहीं बैठेगी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कल को जब आप बोलेंगे ना, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, कम से कम आपको एहसास हो जाएगा आई एम मेकिंग अ मिस्टेक हियर, मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ. ठीक है बेटा. और उसके बाद सर ने इसकी वजह भी बता दी आपको कि इसके पीछे जो वजह है वो कौन बैठा हुआ है. इसके पीछे वर्ब बैठा हुआ है जो सबसे बड़ी वजह है, और ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकता है. और ये भी एक बात बता दूं, शायद आपसे से स्किप हो गई. अगर आप पुरानी डिक्शनरीज को उठाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है VN और VNN. VN का मतलब होता है वर्ब फॉलोड बाय वन ऑब्जेक्ट, और VNN का मतलब होता है वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट. अगर सिर्फ N लिखा है सिंगल ऑब्जेक्ट, डबल N लिखा है तो डबल ऑब्जेक्ट. याद रखिएगा ये डिक्शनरीज में, लेकिन ये पुरानी डिक्शनरीज में लिखा होता था. अब जो मॉडर्न डिक्शनरीज आ रही है उसके अंदर सिर्फ ये लिखा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब. मतलब उन्होंने ये एंट्रीज खत्म कर दी है कि ये वो हर जगह पर लिखे VN VNN. उन्होंने डिक्शनरी को थोड़ा सा साफ सुथरा कर दिया है, बस ये मेंशन कर दिया वर्ब के आगे. अब जब आप मॉडर्न डिक्शनरी कोई सी भी आप खरीद लें तो उसके अंदर एंट्रीज में लिखा हुआ है आगे ब्रैकेट में पूरा इंट्रांजिटिव वर्ब. आ गई बात समझ? ठीक है. मैंने ये भी बता दिया कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तादाद जो है वो थोड़ी कम है और ट्रांजिटिव वर्ब्स ला तादाद है. तो बेहतर ये है कि आप इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को थोड़ा सा स्टडी कर लें, अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब्स आपको बहुत बहुत ज्यादा काम आएंगे. कहाँ पर? जब आप पैसिवाइजेशन की तरफ जाएंगे. क्योंकि जब आप पैसिव बनाने बैठेंगे तो और आपके सामने सेंटेंसेस आएंगे तो आप तो हर सेंटेंस का पैसिव बना देते हैं. आप तो हर सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं. तो हर सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता. जिन सेंटेंसेस में ट्रांजिटिव वर्ब आता है, इनट्रांजिटिव वर्ब आता है, उसका कभी भी पैसिव नहीं बनता. ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. आई एम साइनिंग ऑफ. योर डिस्कशन टीचर विल ज्वाइन यू इन अ फ्यू मिनट्स. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.